तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की की खौफनाक हॉरर फिल्म सिकिन सात के बारे में। यह कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है। तो कहानी शुरू होती है ब्लैक मून की एक खौफनाक रात से। और ऐसी रात हर 19 साल में सिर्फ एक बार आती है। यह कहानी आधारित है 2018 की उसी ब्लैक मून की रात पर, जब एक शैतानी रस्म शुरू होती है जिसका नाम है जुल्मात। कहानी में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत होती है जो इस रस्म को करवाने के लिए एक रहस्यमयी औरत से मिलने जाती है। वह औरत उसे चेतावनी देती है कि जुल्मत कोई सामान्य रस्म नहीं है, और अगर एक बार यह श्राप शुरू हो गया तो फिर वापस लौटना नामुमकिन होता है। लेकिन वह बूढ़ी औरत किसी भी चेतावनी को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसका कहना होता है कि जिसने उसके पति और बेटे की जान ली है, उसे दर्द देने के लिए वह खुद जहन्नुम में जलने को भी तैयार है। तभी वह रस्म करवाने वाली औरत एक और खौफनाक सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जुल्मट के लिए एक इंसानी कुर्बानी भी जरूरी होती है, और जब मुराद पूरी हो जाती है तो उस कुर्बानी को जिंदा ही दफनाना पड़ता है। वह दोबारा पूछती है, क्या तुम इतना बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार हो? और वह बूढ़ी औरत हाँ कह देती है। इंसानी कुर्बानी के लिए वह बूढ़ी औरत एक मासूम बच्चे को लेकर आती है। ब्लैक मून की रात वह शैतानी रस्म शुरू होती है, और उसी रात एक शैतानी ताकत पोजेशन के जरिए एक आदमी और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देती है। इस रस्म के दौरान हम साफ महसूस करते हैं कि रस्म करने वाली औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी मौजूदगी एक शैतानी साए जैसी लगती है, जो उस माहौल को और भी ज्यादा भयानक और डरावना बना देती है। रस्म के बाद वह औरत बताती है कि वह बच्चा अब शैतानी ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुका है। वह कहती है कि अगली रात उस बच्चे को जिंदा दफनाना होगा। इसके साथ ही वह हड्डी से बना एक ताबीज देती है, जो बच्चे के साथ ही कब्र में दफन करना जरूरी होता है। जाने से पहले वह एक आखिरी चेतावनी भी देती है कि अगर यह रस्म पूरी नहीं हुई तो इसका अंजाम सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार एंट्री करता है। एक आदमी जो देखने में एक लोहार लगता है। किसी तरह उसे इस शैतानी रस्म के होने का एहसास हो जाता है। वह एक पुरानी किताब पढ़ता है, और जैसे ही उसे जुल्मट के बारे में पता चलता है, उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आने लगती है। तो दोस्तों, अब फिल्म की कहानी एक महीने आगे शिफ्ट होती है। यहीं हम दोबारा मिलते हैं उसी बूढ़ी औरत से जिसने ब्लैक मून की रात जुलमत की शैतानी रस्म करवाई थी। अब वह औरत एक घर में काम के लिए इंटरव्यू देने आती है। उसका नाम होता है मेरल। यह घर होता है अर्जू नाम की एक औरत का। अर्जू को ऐसी महिला चाहिए होती है जो घर संभाले और साथ ही उसकी सास और बच्चों का ध्यान रख सके। अर्जू की सास अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित होती है, इसलिए उन्हें हर समय किसी की देखभाल की जरूरत होती है। अर्जू बताती है कि उसकी दो बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी का नाम सेरप होता है, जो 18 साल की होती है। सेरप इस नए शहर और नए घर में बिल्कुल खुश नहीं होती। दरअसल यह पूरा परिवार हाल ही में एक नई सिटी और नए घर में शिफ्ट हुआ होता है। अर्जू अपनी छोटी बेटी रूया के बारे में भी बताती है, जो कुछ समय पहले एक गंभीर बीमारी से गुजर चुकी होती है और बहुत मुश्किल से ठीक हुई होती है। इसी वजह से अर्जू मेरल से कहती है कि वह रूया का खास ध्यान रखे। लेकिन जब मेरल रूया से मिलती है तो हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं। मेरल रूया को किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं देखती। वह उसे ऐसे देखती है जैसे वह पहले से ही रूया के बारे में सब कुछ जानती हो। मेरल अर्जू को भरोसा दिलाती है कि वह बच्चों के साथ बहुत अच्छी है और घर का हर काम पूरी तरह संभाल लेगी। यह सुनकर अर्जू थोड़ा सुकून महसूस करती है और बिना ज्यादा सोचे मेरल को नौकरी दे देती है। आगे फिल्म में हम देखते हैं कि रूया अपनी दादी के कमरे में जाती है। उसकी दादी बिस्तर पर लेटी होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। इसी बड़बड़ाहट के बीच वह रूया से कहती है कि उसके पापा ने उसे सब कुछ बता दिया है। वह आगे कहती है कि जो कुछ रूया के पिता ने किया है, उसके लिए वह अब पछतावे में जी रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तभी अचानक वह रूया को तुरंत कमरे से बाहर चले जाने को कहती है, और एक ही बात बार बार दोहराती रहती है कि रूया को किसी और ने बनाया है। यही से हमें समझ आ जाता है कि रूया कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है और उसके साथ कुछ न कुछ बहुत गलत है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि अर्जू अपने पति केमल और रूया के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है।
तभी सेराब बाहर से वहां आती है, जिस पर केमल उसे पूछता है कि क्या वह उनके साथ खाना नहीं खाएगी। सेराब गुस्से में मना कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मेरल अर्जू की बीमार सास को खाना खिला रही होती है। तभी अर्जू की सास मेरल से उसका नाम पूछती है, जिस पर मेरल उसे अपना नाम बताती है। धीरे धीरे अर्जू की सास का बिहेवियर बदलने लगता है और वह अजीब बातें करने लगती है कि इस घर में पहले ही बहुत लोग रहते हैं और अगर और लोग आए तो खाना कम पड़ जाएगा और फिर वह भूखी रह जाएगी। अचानक वह उठ खड़ी होती है और अपने बेटे केमल से मिलने के लिए बाहर जाने लगती है। जब मेरल उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह औरत मेरल को जोर से धक्का दे देती है। इससे मेरल घबरा जाती है, क्योंकि इतनी कमजोर और बीमार औरत में इतनी ताकत होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसके बाद अर्जू की सास एक ही बात बार बार रिपीट करने लगती है कि सब कुछ सही वक्त पर पूरा होना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। यह कहते हुए वह धीरे धीरे मेरल की तरफ बढ़ती है और उससे पूछती है कि क्या वह सही कह रही है। मेरल बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। यहीं पर हम समझ जाते हैं कि मेरल को अब सब कुछ समझ आ चुका है कि अर्जू की सास किस बारे में बात कर रही है, और इससे वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। अचानक अर्जू की सास फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वह दोबारा मेरल से उसका नाम पूछती है और फिर एक और भी डरावनी बात कह देती है कि मेरल रूया को उसके रूम में कभी ना जाने दे, क्योंकि केमल ने रूया को कुछ और ही बना दिया है और अब वह उसकी असली ग्रैंड डॉटर नहीं रही। इतना कहकर वह मेरल को डांट कर रूम से बाहर निकाल देती है। मेरल चुपचाप वहां से चली जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रूया और सेरप आपस में बात कर रही होती है। सेरप काफी ज्यादा अपसेट होती है। वह रूया से कहती है कि काश वह भी उसकी तरह होती, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस जगह पर रह रही है। इस बात पर रूया एक अजीब सी बात कहती है। वह सेरप को बताती है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसकी जगह पर होना असल में कैसा है। यह पूरी बातचीत अर्जू चुपचाप सुन रही होती है। अर्जू बाद में अपने हस्बैंड केमल को बताती है कि सेरप इस नए शहर और घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है और वह इमोशनली काफी डिस्टर्ब है। केमल अर्जू को तसल्ली देता है और वह कहता है कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और उनका यहाँ आना एक सही डिसीजन था। केमल यह भी कहता है कि जल्दी ही वह एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट करेगा और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और सेरप भी नए दोस्त बना लेगी। अर्जू को केमल की बातें थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसने पहले अर्जू से कहा होता है कि वह वापस डॉक्टर की जॉब नहीं करेगा और इसलिए वह यहाँ आए थे। वह केमल से पूछती है कि अगर उसे दोबारा डॉक्टर की जॉब ही करनी थी तो फिर सब कुछ छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इस सवाल पर केमल थोड़ी देर रुक जाता है। फिर वह सिर्फ इतना कहता है कि उसे थोड़े टाइम के ब्रेक की जरूरत थी। लेकिन केमल के चेहरे से यह साफ दिखाई देता है कि वह सिर्फ थका हुआ नहीं है, बल्कि वह किसी गहरी टेंशन में है और वह अर्जू के बार बार सवालों से इरिटेट होने लगता है, जैसे वह कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा हो। और यहीं से मूवी एक और हिंट देती है कि इस घर का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। आगे सीन में हम देखते हैं कि मेरल एक अजीब सी पोटली ड्रॉवर के अंदर रख रही होती है। उस पोटली पर एक रिचुअलिस्टिक निशान बना होता है। इसके बाद मेरल अपने पास्ट को याद करती है। वह याद करती है कि कैसे एक आदमी ने उसके पति और बेटे को बेरहमी से मार दिया था। इसी आदमी और उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए मेरल ने जुल्मत का रिचुअल करवाया था। बदले की आग में मेरल ने शैतानी ताकतों से सौदा कर लिया था। वह ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक मेरल के पीछे उसका मरा हुआ बेटा खड़ा होता है और उसके साथ ही उस कमरे में वह रिचुअल करने वाली औरत और वह सैक्रिफाइस वाला बच्चा भी नजर आने लगते हैं। तीनों की शक्ल बिल्कुल डरावनी होती है और वे सिर्फ एक ही बात कह रहे होते हैं कि मेरल ने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया, जो देखने में बहुत ही डरावना होता है। मेरल ये सब देखकर बहुत डर जाती है और फिर अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है कि जुल्मत का रिचुअल अभी अधूरा है। तो दोस्तों, आगे मूवी में हम देखते हैं कि केमल एक जग में भरा हुआ खून पाइप्स के जरिए एक ग्लास में ट्रांसफर कर रहा होता है। अर्जू पास ही बैठी होती है। केमल उससे रूया के बारे में पूछता है और अर्जू बिल्कुल अजीब और इमोशनलेस तरीके से बताती है कि रूया बाथरूम में नहा रही है।
केमल अर्जू को खून ट्रांसफर करने का काम देकर खुद बाथरूम की तरफ चला जाता है। और जैसे ही केमल बाथरूम के अंदर जाता है, वहां का सीन देखकर वह बिल्कुल जम जाता है। बाथटब के अंदर रुया खून से लथपथ पड़ी होती है और उसके पास ही केमल की मां भी मौजूद होती है, जो खून में भीगी हुई होती है और बड़बड़ा रही होती है। वह एक ही बात बार बार दोहरा रही होती है कि केमल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। केमल बहुत घबरा जाता है और वह रुया को अपनी गोद में उठाता है। और तब हम देखते हैं कि वही ब्लड वाली पाइप्स रुया के शरीर से जुड़ी होती है, जो सीन को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। इसी बीच अचानक केमल के पीछे से रुया की आवाज आती है और जब वह पलटकर देखता है तो खून में लथपथ रुया खड़ी होती है। और अब उसकी गोद में रुया नहीं, वही सैक्रिफाइस वाला बच्चा होता है। और तभी केमल की नींद टूट जाती है। यह पूरा सीन सिर्फ एक डरावना सपना लगता है, लेकिन दोस्तों, यही सपना मूवी के एक सबसे बड़े राज से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सच जो हमें मूवी के बिल्कुल एंड में पता चलता है। तो दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं रात के सन्नाटे में अचानक रुया को लगता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। उसे लगता है कि शायद सेरप ही उसे बुला रही है। रुया सेरप को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे वही आवाज और भी ज्यादा डरावनी होती जाती है और अब वह आवाज रुया को सेरप की नहीं, बल्कि किसी और चीज की लगती है। उस आवाज में रुया को चेतावनी दी जाती है कि वह पास ना आए और तुरंत कमरे से चली जाए। डरते हुए रुया सेरप के बिस्तर के पास जाती है और जैसे ही वह सेरप के चेहरे से चादर हटाती है, हम देखते हैं कि सेरप बिल्कुल सामान्य होती है। सेरप गुस्से में रुया को डांट देती है और उसे अकेला छोड़ने को कहती है। रुया को कुछ समझ नहीं आता कि जो आवाज उसने सुनी वह थी क्या और किसकी थी। इसी बीच हम वापस उस आदमी को देखते हैं जिसे जुल्मत के रिचुअल का एहसास हो चुका होता है। वह एक पुरानी किताब के कुछ फटे हुए पेज पढ़ रहा होता है, जिनमें जुल्मत रिचुअल के बारे में लिखा होता है। जैसे जैसे वह पढ़ता है, उसे 2018 की ब्लैक मून वाली रात के भयानक दृश्य दिखने लगते हैं। और तभी उसे बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि जुल्मत का रिचुअल अब भी पूरा नहीं हुआ है। यहीं से हमें समझ में आता है कि यह आदमी कोई सामान्य इंसान नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अर्जू रुया को दवाई पिला रही होती है। तभी रुया अर्जू से कहती है कि उसे कुछ बताना है। जब अर्जू पूछती है तो रुया बताती है कि वह सेरप के साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहती। यही से हमें समझ आ जाता है कि पिछली रात जो कुछ हुआ था उसने रुया को अंदर तक डरा दिया है। इसी बीच अगले सीन में हम देखते हैं कि केमल शीशे के सामने खड़ा होता है। वह खुद से ही बातें कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई जंग चल रही हो। उसका व्यवहार अब नॉर्मल नहीं लगता। वह मेंटली डिस्टर्ब दिखाई देता है, जैसे कोई चीज उसे अंदर से तोड़ रही हो। यहीं पर हमें एक हिंट मिलता है कि केमल किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए है जिसे वह खुद भी संभाल नहीं पा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम काजिम होता है। काजिम कुछ बच्चों पर चिल्ला रहा होता है। यही हमें पता चलता है कि यह आदमी बच्चों से भीख मंगवाता है और उनकी मजबूरी से पैसे कमाता है। इसके बाद काजिम अपने साथी से पूछता है कि क्या उसे मेरल के बारे में कुछ पता चला। उसका साथी बताता है कि वे अभी भी मेरल को ढूंढ रहे हैं। फिर बात एक पुरानी डील की होती है, जिसमें मेरल ने एक आदमी को ढूंढने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी थी, लेकिन अब मेरल उनके लिए एक खतरा बन चुकी है। इसके बाद काजिम किसी डॉक्टर से मिलने जाने की बात कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में केमल रुया के कमरे में आता है और उसे 2 गुड़िया देता है। रुया बहुत खुश हो जाती है। केमल बताता है कि एक गुड़िया का नाम रुया है और दूसरी का नाम मेहमत। यही वही नाम होता है जिसका जिक्र काजिम थोड़ी देर पहले कर रहा था। केमल रुया से कहता है कि वह रुया वाली गुड़िया को मेहमत से कभी अलग न करे और बिना कुछ और कहे वहां से चला जाता है। यहीं पर केमल का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है। इसके बाद मेरल रुया के कमरे में आती है। वह पूछती है कि रुया अकेले क्यों सोना चाहती है और सेरप के साथ क्यों नहीं। रुया बताती है कि सेरप उसे डराती है और अजीब तरह से व्यवहार करती है। वह रात को उसका नाम धीरे धीरे बोलती है और जब रुया पूछती है तो सेरप मना कर देती है कि उसने ऐसा किया था। इस पर मेरल कहती है कि शायद सेरप रुया से मजाक कर रही हो। वह रुया को समझाती है कि बड़ी बहनें अक्सर जलन महसूस करती हैं,
क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार मिलता है। मेरल यह भी कहती है कि उसकी अपनी बड़ी बहन भी ऐसी ही थी। रूया उदास होकर कहती है कि सेरप उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वह बीमार रहती है। वह यह भी कहती है कि सेरप को मेरल भी पसंद नहीं है, लेकिन रूया कहती है कि उसे मेरल बहुत पसंद है। यह सुनकर मेरल प्यार से रूया को गले लगा लेती है। यहीं से रूया और मेरल का रिश्ता और भी गहरा होता दिखता है। और इसी पल हम देखते हैं कि मेरल की नज़र मेहमत वाली गुड़िया पर भी पड़ती है, जिसे वह एक अजीब नज़र से देखती है। आगे सीन में मेरल अर्जू की सास को खाना खिला रही होती है। तभी अर्जू की सास का बिहेवियर अचानक बदल जाता है। वह कहती है कि उसके पति ने वादा किया था कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और अब वह नरक की आग में जल रहा है। वह आगे कहती है कि प्रॉमिस पूरा करना बहुत जरूरी होता है, वरना उसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। यह कहते हुए वह अजीब सी मुस्कान के साथ स्पून नीचे गिरा देती है। जैसे ही मेरल स्पून उठाती है, अर्जू की सास का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और बहुत ही डरावना हो जाता है, बिल्कुल किसी शैतानी साए जैसा। वह भयानक आवाज में पूछती है, वादा निभाया जाना चाहिए, है ना? यह सब जुल्मत रिचुअल की वजह से हो रहा होता है। शैतानी ताकत मेरल को वार्निंग दे रही होती है कि उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मेरल डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती और तभी अर्जू की सास फिर से नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आगे मूवी में घर के अंदर बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है। रात के समय सिरप सो रही होती है, तभी उसे रूया की आवाज सुनाई देती है। रूया कहती है कि वह डरी हुई है और सिरप के पास आना चाहती है, लेकिन असल में रूया वहां होती ही नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है। डरते हुए सिरप रूया के कमरे में जाती है। वहां वह देखती है कि रूया एक कोने में बैठी हुई है, पूरी तरह डरी हुई। जैसे ही सिरप उसे बुलाती है, रूया अचानक साइज में बड़ी हो जाती है और सिरप पर हमला कर देती है। उसी पल सिरप की नींद खुल जाती है। वह महसूस करती है कि कोई उसके कमरे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है, जिससे सिरप और ज्यादा डर जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रूया अंदर आती है। वह वही बात कहती है जो उसने सपने में कही थी, कि वह डरी हुई है और सिरप के पास आना चाहती है। रूया सिरप को गले लगा लेती है और कहती है कि यह वही है और सिरप को डरने की जरूरत नहीं है। सिरप कुछ भी समझ नहीं पाती और पूरी तरह डर जाती है। आगे हम देखते हैं कि मेरल भी एक भयानक सपना देख रही होती है। सपने में वह अपने पति और बेटे की मौत देखती है। वह जुल्मत का रिचुअल और रिचुअल करने वाली औरत को भी देखती है, जो रूया के पास खड़ी होती है। साथ ही मेरल अर्जू की सास की मौत भी देखती है। इन सब से डरकर मेरल चौंक कर उठ जाती है। उठते ही उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ रहा है। यह उसका मतलब रिचुअल के शैतानी साइयों से होता है। वह एक बीमार इंसान के बारे में कहता है कि मेरल उसे दफना दे, ताकि शैतानी साए उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि यह सब मेरल ने उसी के लिए किया था। मेरल आवाज का पीछा करती है, लेकिन वहां उसका बेटा नहीं होता। आगे मेरल को एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है और कोई बार बार उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। तभी उसका बेटा उसी डरावने रूप में सामने आता है और पूछता है, तुमने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? उसी पल वह सैक्रिफाइस वाला बच्चा भी दिखाई देता है और अचानक सब कुछ फिर से गायब हो जाता है। यह साफ हो जाता है कि रिचुअल अभी अधूरा है और इसी वजह से चीजें और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। आगे कहानी में केमल अपनी माँ के कमरे में जाता है। वह पूछता है कि क्या वह रूया के बदले मरने को तैयार है। उसकी माँ पूछती है कि रूया कौन है। केमल कहता है कि वह उसकी ग्रैंड डॉटर है। तब उसकी माँ कहती है कि क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो, जैसे मेहमत को मारा था? केमल गुस्से में पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? उसकी माँ कहती है कि मेहमत खुद आकर उसे यह बताता है और वह यहाँ आता जाता रहता है। वह कहती है कि केमल पागल हो रहा है। केमल भी कहता है कि हाँ, मैं पागल हो रहा हूं। तभी केमल अपने बैग से खून वाली नलियान निकालता है और अपनी माँ के चेहरे पर लगा देता है। अजीब सी मुस्कान के साथ वह उसे सीढ़ियों तक ले जाता है और नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी माँ की मौत हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरल ने सपने में देखा था। और तभी केमल की नींद खुल जाती। एक है, यह सब सिर्फ एक सपना होता है,
जब वह अपनी माँ के कमरे में जाकर देखता है तो उसकी माँ बिस्तर पर सो रही होती है। केमल वापस अपने कमरे में आ जाता है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो तुमने देखा वह सपना नहीं था, मैं सच में मरने वाली हूँ। केमल भागकर फिर से अपनी माँ के कमरे में जाता है, लेकिन इस बार उसकी माँ बिस्तर पर नहीं होती। वह वही सपने वाली सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और केमल के सामने ही खुद नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद केमल पूरी तरह टूट जाता है और यहाँ हमें समझ आ जाता है कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि जुल्मत का असर है, जो अब सबको अपना शिकार बना रहा है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। आगे फिल्म में अर्जू मेरल से रूया के बारे में पूछती है, जिस पर मेरल बताती है कि रूया को यह कहा गया है कि उसकी दादी अस्पताल में है और रूया को अभी तक यह नहीं पता होता कि उसकी दादी मर चुकी है। अगले सीन में रूया अपनी दादी के कमरे में उदास बैठी होती है। अर्जू उससे पूछती है कि वह रो क्यों रही थी और रूया बताती है कि पहले उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, उसके साथ हमेशा खेलती थी। लेकिन जब से रूया बीमार हुई है, तब से उसकी दादी उसे पसंद नहीं करती। अर्जू उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्योंकि दादी बूढ़ी हो गई है, इसलिए बातें भूल जाती है। तब रूया उससे पूछती है कि फिर दादी मुझे क्यों कहती है कि दूर जाओ, दोबारा मत आना, और यह भी कि मेरे पापा ने मुझे किसी और में बदल दिया है। इस बात पर अर्जू परेशान हो जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इसमें काजिम और केमल बात कर रहे होते हैं। काजिम केमल को धमका रहा होता है और उससे 2 मिलियन की मांग करता है। यही हमें पता चलता है कि केमल वही भागा हुआ डॉक्टर है जिसे काजिम ढूंढ रहा था। इसी काजिम से बचने के लिए केमल सब कुछ छोड़कर इस नई जगह पर आया था। केमल कहता है कि उसके पास अब और पैसे नहीं हैं और जो कुछ भी उसके पास था वह पहले ही दे चुका है। काजिम उसे चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। आगे फिल्म में मेरल अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और उसके दिमाग में बार बार जुल्मत रिचुअल की बातें घूम रही होती हैं। उसे याद आता है कि रिचुअल वाली औरत ने कहा था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस वाले बच्चे को जिंदा ही दफनाना होगा और अगर यह रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। आगे हम देखते हैं कि जिस रात मेरल मेहमत को दफनाने वाली थी, तब काजिम और उसके आदमी वहां पहुंच गए और मेहमत को दफनाने से रोक दिया गया, क्योंकि मेहमत भी उन्हीं भीख मंगवाने वाले बच्चों में से एक था। इसी वजह से जुल्मत का रिचुअल अधूरा रह गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काजिम का एक आदमी एक बच्चे को कम पैसे लाने पर सजा देने वाला होता है। बच्चा काफी डरा हुआ होता है। तभी अचानक उस बच्चे की जगह मेहमत खड़ा होता है। लेकिन अब मेहमत मासूम नहीं होता। उसका चेहरा भयानक होता है और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान होती है। और फिर मेहमत बुरी तरह से काजिम के आदमी को मार देता है। इसके बाद सीन वापस केमल के घर शिफ्ट होता है, जहां रूया अपने बेड पर सो रही होती है। तभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही रूया उठती है, उसके कमरे का नजारा बिल्कुल बदल चुका होता है। उसके कमरे के अंदर कब्रें होती है और उसकी दादी एक भयानक रूप में वहां होती है। वह कहती है कि मैं मर चुकी हूं और तुम्हें यह पता भी नहीं। और साथ ही विंडो के पास केमल, सेरप और अर्जू खड़े होते हैं, लेकिन वे जिंदा जैसे नहीं लगते और उनके चेहरे मरे हुए लोगों जैसे होते हैं। इसके बाद रूया की दादी उसकी तरफ बढ़ती है और उसका पैर पकड़ लेती है, जिससे रूया डर के मारे चीख पड़ती है। लेकिन तभी कमरा एकदम नॉर्मल हो जाता है। रूया की चीख सुनकर मेरल, अर्जू और केमल उसके कमरे में आ जाते हैं। रूया कांप रही होती है और वह अर्जू से पूछती है कि क्या दादी अस्पताल से वापस आ गई, जिस पर अर्जू कहती है कि नहीं, वह अभी अस्पताल में ही है। रूया डरते हुए बोलती है कि दादी ने उससे कहा है कि वह मर चुकी है, जिसे सुनकर अर्जू इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि रूया ने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है और वह अपनी दादी को मिस कर रही है। वह रूया को अपने साथ सोने को कहती है, लेकिन रूया मेरल के साथ सोना चाहती है और अर्जू मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केमल अर्जू को उठाता है। अर्जू उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। केमल गिल्ट में टूट चुका होता है। वह रोते हुए कहता है कि उसने कुछ बहुत ही बुरा किया है, जिस पर अर्जू घबरा कर पूछती है कि ऐसा उसने क्या किया है। केमल बोलता है कि उसने एक बच्चे की जान ली है, लेकिन यह सब उसने रूया की जान बचाने के लिए किया था। केमल बताता है कि जब वह ब्लड ले रहा था तो उसने लिमिट क्रॉस कर दी। वह रुका नहीं।
उस बच्चे का सारा खून उसने रूया को दे दिया और इसी वजह से दूसरे बच्चे की जान चली गई। तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और रूया अंदर आती है और पूछती है कि पापा, आप रो क्यों रहे हो? जिस पर अर्जू उसे अपने पास बुलाती है। रूया बेड पर बैठ जाती है और तभी अर्जू की आवाज बदल जाती है और वह शैतानी आवाज में कहती है कि तुमने ये सब इस लड़की के लिए किया। रूया और अर्जू दोनों ही अब नॉर्मल नहीं लगते, उनके चेहरे पॉजेस्ड लगते हैं। रूया भी बोलती है कि हाँ, ये सब मेरे लिए ही हुआ है। केमल डर और शौक से कांपने लगता है। तभी रूम में मेहमत, सैरप और केमल की माँ भी आ जाते हैं। सब एक ही बात कहते हैं, तुमने ये सब अपनी बेटी के लिए किया। सब के सब शैतानी तरह से पजेस्ड लगते हैं और अचानक सब गायब हो जाता है और केमल देखता है कि अर्जू बेड पर सो रही होती है और रूम में कोई भी नहीं होता। पर यह सिर्फ सपना नहीं था, यह केमल के गिल्ट, उसके पाप और जुल्मत के रिचुअल का असर था। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूया मेरल के रूम में सो रही होती है। मेरल चुपचाप रूया को देख रही होती है। उसकी आंखों में दर्द, गिल्ट और ममता सब एक साथ नजर आते हैं। तभी अचानक मेरल को एक फोन आता है। मेरल फोन उठाती है और दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि काजिम होता है। काजिम ठंडे और खौफनाक टोन में पूछता है, तुम केमल के घर में क्या कर रही हो? मेरल बोलती है कि वह उनकी मेड है और उनके बच्चों का ख्याल रखती है। यह सुनकर काजिम जोर से हंस पड़ता है। वह कहता है, मुझे पता है तुम बच्चों का ख्याल कैसे रखती हो। अगर मैं वहां नहीं होता तो तुम मेहमत को मार ही डालती। यह सुनते ही मेरल रोने लगती है। यहीं पर मूवी का एक बहुत बड़ा और शॉकिंग राज सामने आता है और हमें पता चलता है कि केमल वही आदमी था जिसे ढूंढने के लिए मेरल ने अपने सारे पैसे काजिम को दिए थे और मेरल पहले से जानती थी कि केमल कौन है। काजिम फोन पर ही मेरल को वार्न करता है कि मेहमत तो मर चुका है, लेकिन अगर मेरल उसके काम के बीच में दोबारा आई तो वह उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर काजिम फोन कट कर देता है। आगे सीन में मेरल को अपना पास्ट याद आता है। वह याद करती है कि जब रिचुअल पूरा नहीं हुआ था तो वह दोबारा रिचुअल वाली औरत के पास गई थी। मेरल ने उसे बताया था कि काजिम उस बच्चे को ले गया और इस वजह से वह रिचुअल पूरा नहीं कर पाई। इस पर रिचुअल वाली औरत ने कहा कि उसने पहले ही कहा था कि इसका अंजाम बहुत भयानक होगा और अब वह शैतानी ताकत तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक रिचुअल पूरा नहीं हो जाता। मेरल रोते हुए कहती है कि वह बहुत डरी हुई है। तब रिचुअल वाली औरत एक और बात बताती है कि मेहमत मर चुका है और उसका सारा खून उस आदमी की बेटी में है जिसने मेहमत को मारा है। और फिर वह बोलती है कि अब वही बेटी तुम्हारा ह्यूमन सैक्रिफाइस है, उसे जिंदा दफनाना होगा, तभी रिचुअल पूरा होगा। और वह बेटी रूया ही होती है। यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। दरअसल केमल ने ब्लड ट्रांसफर के लिए काजिम से डील की थी और मेहमत का ब्लड रूया से मैच हो गया था। लेकिन ब्लड ट्रांसफर के दौरान केमल ने लिमिट क्रॉस कर दी। उसने मेहमत का सारा खून रूया को दे दिया, जिस वजह से मेहमत की मौत हो गई। और इसी वजह से अब रूया डीमन ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और रिचुअल पूरा करने के लिए अब रूया को ही जिंदा दफनाना जरूरी था। इसी वजह से सेमेरल इस घर में आई थी। लेकिन धीरे धीरे वह रूया से इमोशनली अटैच हो गई और वह उसे सैक्रिफाइस नहीं कर पाई। और इसी वजह से जुल्मत के शैतानी साए मेरल को परेशान कर रहे थे। इसी वजह से मेहमत सिर्फ मेरल को ही नहीं, केमल को भी दिख रहा था, क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार केमल खुद था। रिचुअल अधूरा था और उसकी कीमत अब हर कोई चुका रहा था। अगले सीन में काजिम अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने वही भीख मांगने वाले बच्चे आ जाते हैं। काजिम कार रोकता है और बाहर उतरकर उन्हें आवाज देता है, लेकिन वे बच्चे कोई जवाब नहीं देते, बस अजीब नजरों से काजिम को देखते रहते हैं। और तभी एक बच्चा ईंट उठाकर काजिम पर फेंकने लगता है, जिससे काजिम जख्मी हो जाता है। दर्द और डर के मारे वह वापस कार की तरफ भागता है। जैसे ही वह कार के अंदर बैठता है, तभी उसकी बगल वाली सीट पर मेहमत बैठा होता है। मेहमत काजिम का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस बार मेहमत इंसान जैसा नहीं लगता। उसका चेहरा, उसकी आंखें पूरी तरह शैतानी होती है। काजिम डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता और अगले ही पल मेहमत काजिम को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है केमल पर, जहां केमल वॉशरूम में होता है। उसके दिमाग में बार बार उसकी मां की बातें घूम रही होती है। उसे हर तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा होता है।
इसके बाद उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए केमल एक और रूम में जाता है। वहां सैरप, अर्जू, रूया और मेहमत मौजूद होते हैं और सामने पर्दे पर एक मूवी चल रही होती है। लेकिन इस मूवी में केमल खुद होता है। उसमें दिखाया जाता है कि कैसे रूया बीमार थी और उसे हमेशा ब्लड चेंज की जरूरत पड़ती थी। कैसे केमल ने काजिम से डील करके मेहमत का ब्लड रूया को चढ़ाया और कैसे इसी दौरान मेहमत की मौत हो गई। इसी वजह से केमल को अपनी सारी पूंजी काजिम को देनी पड़ी और फिर वह अपनी पूरी फैमिली के साथ सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया, क्योंकि काजिम उसे और पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। मूवी में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे अब केमल पागलों जैसा बिहेव कर रहा है और उसे ऐसी चीजें दिख रही है जो असल में मौजूद ही नहीं है। केमल यह सब दरवाजे के पास खड़े होकर देख रहा होता है। तभी अचानक सब लोग उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं, लेकिन अब वे नॉर्मल नहीं होते। उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान होती है। केमल डर और शौक से कांप जाता है। दरअसल केमल उस रूम में अकेला होता है। वहां कोई नहीं होता और यह सब केमल के दिमाग में ही होता है और वह हेलुसिनेट कर रहा होता है। और तभी केमल जोर जोर से चीखने लगता है कि वह पागल हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है अर्जू के रूम की तरफ, जहां केमल की चीखने की आवाज सुनकर अर्जू की नींद अचानक खुल जाती है। वह घबरा कर बेड पर उठ बैठती है। तभी अचानक बेड के पास रखा हुआ लैंप खुद ब खुद गिर जाता है और पूरा रूम एकदम अंधेरे में डूब जाता है। अर्जू बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उसके रूम के दरवाजे पर कोई मौजूद है। डरते हुए अर्जू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है और वहां रूया बैठी होती है। अर्जू उसे आवाज देती है, लेकिन जब रूया अपनी नजर उठाकर अर्जू को देखती है तो वह नॉर्मल नहीं लगती। उसकी आंखें और उसका चेहरा बिल्कुल बदलकर किसी शैतानी साये जैसा हो गया होता है। रूया धीमी और भयानक आवाज में कहती है, आज रात तुम्हारी बेटी मर जाएगी। यह सुनकर अर्जू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह डर के मारे पूछती है कि वह यह क्या कह रही है। तब रूया उसी शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, मैं रूया नहीं हूं और तुम्हारी लिटिल गर्ल आज मरने वाली है। यह सुनकर अर्जू डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन वह चाहकर भी हिल नहीं पाती, जैसे उसका जिस्म जम गया हो। तभी हम देखते हैं कि अर्जू के पीछे एक शैतानी साया खड़ा होता है और देखते ही देखते वह साया अर्जू के अंदर समा जाता है और अर्जू वहीं जमीन पर गिर जाती है। इसी सीन में हम यह भी देखते हैं कि रूया के पीछे और भी कई शैतानी साए खड़े होते हैं। आगे सीन में अर्जू सिरप के रूम में आती है, लेकिन अब अर्जू पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी होती है और कुछ ही पलों में सेरप भी जुल्मत रिचुअल से इन्फेक्टेड हो जाती है। अब दोनों इंसान नहीं लगती और दोनों पॉजेस्ड हालत में मेरल से कहती है कि रूया को आज रात मरना ही होगा। यह सुनकर मेरल बुरी तरह डर जाती है और वहां से चली जाती है। वह खिड़की से नीचे देखती है तो घर के गार्डन में एक कब्र खुदी हुई होती है और तब सच सामने आता है। दरअसल आज रात ही जुल्मत रिचुअल पूरा होने वाला है और इस रिचुअल को पूरा करने के लिए मेरल को रूया को जिंदा दफनाना होगा। मेरल वापस अपने रूम में जाती है और रूया से कहती है कि वह दोनों एक गेम खेलेंगे और इस गेम में रूया को मेरल जैसा मास्क पहनकर गार्डन में खोदे गए एक होल में बैठना होगा। मासूम रूया इस गेम के लिए हाँ कह देती है। दोनों गार्डन में जाती है और उस होल के पास पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं उसी आदमी को जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसे जुल्मत रिचुअल का एहसास हो गया था। दरअसल वह एक प्रीस्ट होता है जिसके पास कुछ रूहानी शक्तियां होती हैं। प्रेयर करते हुए वह केमल के घर पहुंच जाता है, लेकिन तभी जुल्मत का शैतानी साया उसे वार्न करता है कि यहां से चले जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन प्रीस्ट नहीं मानता। वह कहता है कि वह इस कर्स को खत्म करने आया है और तभी घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। प्रीस्ट घर के अंदर आकर सेरप के रूम में जाता है, जहां अर्जू और सेरप पॉजेस्ड हालत में बैठे होते हैं। पूरे रूम में डार्क इविल का साया होता है। प्रीस्ट सेरप से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? इधर मेरल रूया को दफनाने की तैयारी कर रही होती है। प्रीस्ट फिर से सेरप से उसका नाम पूछता है, जिस पर सेरप धीरे से उसकी तरफ देखती है। वह पूरी तरह पॉजेस्ड होती है और भयानक आवाज में कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि वह इन सब से दूर रहे और उसे वहां से चले जाने को कहती है। लेकिन प्रीस्ट कहता है कि जब तक इस कर्स का एंड नहीं होता वह यहां से नहीं जाएगा। वह फिर से उस शैतानी साये से उसका नाम पूछता है। शैतानी साया कहता है,
क्या तुम असली ह्यूमन डार्कनेस देखने के लिए तैयार हो? जिस पर प्रीस्ट जवाब देता है कि उसने लोगों के अंदर की डार्कनेस पहले भी देखी है। तब अर्जू और सेरप दोनों शैतानी हंसी हंसने लगती है और अपना असली नाम बताती है। इसके बाद प्रीस्ट प्रेयर पढ़ना शुरू करता है और अचानक वे सब जुल्मत के डार्क रियल्म में पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बहुत ही डरावना होता है। प्रीस्ट पूछता है कि इस कर्स की वजह क्या है। शैतानी साया हंसते हुए कहता है कि इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि इंसानों की डार्कनेस और उनके सिंस है। एक लालची आदमी जिसने जमीन के लिए दो लोगों को मार दिया, एक पागल बाप जिसने अपनी बेटी के लिए दूसरे बच्चे की जान ले ली, एक आदमी जो बच्चों से भीख मंगवाता था, और एक औरत जो बदले के लिए एक बच्चे की जान लेने वाली है। सब लोग पापी है, सब कर्स्ड है। प्रीस्ट कहता है, लेकिन रूया तो मासूम है। शैतानी साया कहता है कि जिस इंसान के खून में यह खून हो, वह इनोसेंट नहीं हो सकता, कि वह हमें ऑफर की गई है, अब वह हमारी है। प्रीस्ट जोर से कहता है कि रूया अल्लाह को बिलोंग करती है, तुम्हें नहीं। तुम उसकी रूह नहीं ले जा सकते। और वह पूरी ताकत से प्रेयर पढ़ना शुरू करता है। असली दुनिया में भी वह अर्जू और सेरप पर प्रेयर कर रहा होता है और अल्लाह से रोशनी और शक्ति मांगता है, और आखिर में उस शैतानी साये को हेल में वापस भेज देता है। अर्जू और सेरप भी पोजेशन से फ्री हो जाती है। गार्डन में मेरल रुया को पूरी तरह दफनाने वाली होती है कि तभी उसके सामने उसका मरा हुआ बेटा आ जाता है। अब वह बिल्कुल नॉर्मल लगता है और कहता है कि अब सब ठीक हो चुका है और मेरल को रुया को दफनाने की जरूरत नहीं है। मेरल रुया को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि गेम खत्म हो गया। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि केमाल जमीन पर बैठा होता है। वह पूरी तरह पागल हो चुका होता है और कहता है, अगर कोई और होता तो वह भी यही करता। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिज्जिन पार्ट 7 की पूरी कहानी। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि लालच, पाप और गलत फैसले सिर्फ एक फैमिली को नहीं बल्कि पूरी नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप ये मूवी पूरी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। और अगर आपको ये हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।